नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने जो है अपनी पिछली क्लास जो देखी थी वो देखी थी मुग़ल प्रशासन पे। आज हम लोगों की जो क्लास होगी वो होगी मुग़ल राजस्व व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था की। तो देखिए, जो यहाँ मैंने बेसिकली देखिए उन सारी चीज़ों को लिया है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और मैं बार बार आपसे इस बात को कहता हूँ कि मैं उन्हीं चीज़ों को लेता हूँ जो प्री के लिहाज से ज़रूरी है, क्योंकि हमारी क्लासेज जो है वो प्री के अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें भूमि की बात करें तो इस समय जो जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत या जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत मुग़लों के समय में भूमि का आवंटन होता था, उसके प्रकार को देखते हैं, क्योंकि कई बार इन प्रकारों को पूछा गया एग्ज़ाम में और ये पूछा गया है कि ये किस तरह की भूमियाँ होती थी, तो वो जानना आपको ज़रूरी है। देखिए, एक पहली प्रकार की भूमि है महाल पैबाकी। तो यह जो है आरक्षित भूमि होती थी, यानी ऐसी भूमि होती थी जो रिजर्व रखी जाती थी। जैसे मान लीजिए कहीं का जो कोई मनसबदार या जागीरदार होता था, उसको अगर कोई भूमि आवंटित करनी होती थी तो राज्य के पास ऐसी भूमि जो है रिजर्व अवस्था में होती थी कि अगर मान लीजिए दक्कन में किसी जागीरदार को भेजना हो तो कहाँ कितनी भूमि उसको दी जाएगी, उस हिसाब से उसके खर्चे के हिसाब से ये भूमि रिजर्व होती थी। तो इसका मतलब सीधे महाल पैबाकी का मतलब कि जो आरक्षित भूमि होती थी राज्य के द्वारा नए अधिकारी को सौंपी जानी होती थी, तो वो महाल पैबाकी कहलाती थी। फिर एक प्रकार है मशरूत जागीर। ये देखिए सीधे सीधे प्रशासनिक पद के साथ दी जाती थी। जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रशासनिक पद पर बैठता था तो उसे मशरूत जागीर प्रदान की जाती थी। फिर है जागीर ए तनख्वाह या जागीर ए तनख्वाह। यह नगद वेतन के बदले दी जाती थी, क्योंकि देखिए जो मुग़ल काल में भूमि आवंटन का सिस्टम होता था उसमें आपको वेतन नहीं मिलता था, आपके वेतन के खर्चे के अनुपात में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती थी और उससे आपको अपना खर्चा निकालना होता था। लेकिन कई बार क्या होता था कि नगद वेतन के लिए भूमियों को जो दिया जाता था वो दिया जाता था जागीर तनख्वाह। अब सीधे ये देखिए तनख्वाह शब्द जो जुड़ा हुआ है वो उसी से। फिर एक प्रकार की भूमि या जागीर होती थी वतन जागीर। अब वतन जागीर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये ऐसी जागीर होती थी, जैसे मान लीजिए कोई राजपूत शासक है, वो मुग़लों का विरोधी है, लेकिन बाद में कोई इनके बीच संधि या सुलह होती है और वो फिर मुग़ल प्रशासन का हिस्सा बन जाता है। तो जब वो राजपूत या मराठा कोई भी आप XYZ मान सकते हैं, तो जब वो मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल हो जाता था तो जो उसकी अपनी पहले से जागीर होती थी वो उसी का अनुपात निकालकर आवंटित कर दी जाती थी, और उसके अलावा जो कुछ उसके वेतन में कमी होती थी वो वही महाल पैबाकी मैंने बताया कि रिजर्व भूमि से उसको दे दी जाती थी। तो एक तरह से उसके वतन यानी अपने खुद की ज़मीन से जुड़ी थी, इसलिए उसे वतन जागीर कहा जाता था। अब देखिए, वैसे तो मुग़ल काल में जो जागीरें दी जाती थी वो वंशानुगत नहीं होती थी, लेकिन ये एक्सेप्शन है और ये पैतृक जागीर होती थी, तो ये वंशानुगत ही होती थी। यानी मेरी भूमि आप ये समझिए कि मैं मान लीजिए बीकानेर का शासक हूँ और मेरा मुग़लों से समझौता हो जाता है, तो जो बीकानेर रियासत की जो जागीर थी वो मेरी अपनी जागीर है और वो मुझे ही दे दी गई थी, इसलिए ये वतन जागीर होती थी। उसके बाद जो एक प्रकार है वो है अल तमगा जागीर। ये देखिए बादशाह की विशेष कृपा जिस अधिकारी पे होती थी उसको ये बेसिकली दी जाती थी। अब इसके अलावा जो खेती के लिहाज से कुछ प्रकार हैं जिनको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसको भी हमें देखना चाहिए। तो देखिए उसमें पहला प्रकार है पोलज। पोलज जो है ऐसी भूमि होती थी जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी। इसमें लगभग 2 फसलें होती थी, यानी सबसे उपजाऊ मृदा या भूमि जो होती थी वो पोलज होती थी। फिर दूसरा प्रकार जो है वो है परती। अब परती का ये है कि इस पर फसल होती थी लेकिन 1-2 साल तक, आज भी हम लोग कहते हैं, देखिए आम बोलचाल के भाषा में ये कहा जाता है कि अरे हमने वो अपनी ज़मीन परती छोड़ दी, तो मतलब वो खाली छोड़ दी जाती थी। उस समय आप ये समझिए कि इतना नाइट्रोजन या फर्टिलाइज़र्स का कोई सिस्टम नहीं था, तो भूमि की उर्वरा शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए उसे 1-2 साल तक परती छोड़ दिया जाता था, तो ऐसी भूमि को परती कहा जाता था। फिर तीसरे प्रकार की जो भूमि थी वो चाचर कहलाती थी। अब चाचर का बस ये है कि जैसे परती 1-2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी जाती थी, चाचर जो है वो 3-4 वर्ष के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। उसके बाद जो अगला प्रकार है वो है बंजर। अब बंजर का ये हो गया कि 5 वर्ष से अधिक समय से जिस भूमि पर कोई फसल उत्पादन नहीं किया गया हो, वो जो भूमि का प्रकार या भूमि की श्रेणी होती थी वो बंजर कहलाती थी। आज भी हम देखते हैं कि बंजर में हमारे यहाँ कुछ भी उगता नहीं है, आप चाहे उसमें जितना भी फर्टिलाइज़र खाद दे दीजिए
उसमें आपको उत्पादन कुछ भी नहीं मिलता। आप जितनी लागत लगाते हैं उसका आपको आउटकम नहीं हासिल होता। तो एक तरह से समझिए कि ये अप्रयुक्त भूमि होती थी, बेकार ही भूमि होती थी। उसके बाद देखिए अब कृषकों की श्रेणियों को देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो है 3 श्रेणियाँ होती थी। पहली श्रेणी थी खुद काश्त। खुद काश्त का मतलब खुद जुड़ा है, काश्त मतलब खेती बाड़ी करना। तो खुद काश्त मतलब ऐसे किसान जो खुद के गांव में, मतलब अपने स्व गांव में रह के और अपनी भूमि पर खेती बाड़ी करते थे, वो खुद काश्त कहलाते थे। अब दूसरा प्रकार है पाही काश्त। पाही आज भी देखिए गांव में अक्सर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आप जाएंगे तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की शादी होती है तो उनको, या फिर मान लीजिए शादी न भी होती है तो ननिहाल में या फिर किसी और जगह पे फूफा फूफा के यहाँ आपको मिल जाती है कुछ ज़मीनें खेती करने के लिए, वो आपके गांव में नहीं होती। तो जहाँ दूसरे जगह कुछ आपको ज़मीन प्राप्त हुई है वहाँ जाके जो लोग खेती करते थे वो पाही काश्त कहलाते थे, और उसको पर्टिकुलर आज पाही कहा जाता है, आज भी पाही कहा जाता है। फिर तीसरी कैटेगरी जो है मुजारियान की होती थी। ये देखिए श्रमिक कृषक थे, इनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती थी, ये दूसरे कृषकों की खेत पे जाके काम करते थे। जैसे आज भी आप देखिए कि गांव में अभी भी सिस्टम है कि बहुत से लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, या फिर जिनके पास भूमि है, कम भूमि है, वो दूसरे से बटाई पे खेती लेते हैं, खेत लेके बटाई पे खेती करते हैं, और जो हिस्सा निर्धारित होता है 2 हिस्सा 3 हिस्सा वो अपने लैंड ओनर को दे देते हैं। तो ये तीसरे प्रकार के कृषक हो गए। अब इसके अलावा देखिए मुग़ल काल में कुछ मुद्राओं को देख लेते हैं जो काफ़ी प्रचलित रही हैं और पूछी गए हैं। तो मैंने आपको बाबर के बारे में बताया था, तो यहाँ बाबर ने 3 प्रमुख सिक्के चलाए थे, शाहरुख, बाबरी और काबुली। उसके बाद देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जो कई बार पूछा भी गया है, टीचिंग वाले एग्जाम में हो सकता है आपसे कभी पूछा जाए, कि आकृति युक्त सिक्के जो है मुग़लों के समय में सबसे पहले अकबर ने चलाए, यानी कुछ आकृति बना के। जैसे आप देखेंगे कि अकबर के सिक्कों पे राम सिया लेख युक्त सिक्के मिलते हैं और राम सीता जी की आकृति भी मिलती है, तो वो आकृति युक्त सिक्के हो गए। लेकिन अगर बादशाह की आकृति या शासक की आकृति की बात की जाए तो वो सबसे पहले जो है जहांगीर द्वारा शुरू किया गया था। जहांगीर को आप देखेंगे कि उसकी मुद्राओं पे कि हाथ में जो है शराब का प्याला लेकर उसका अंकन हुआ है। तो अगर आकृति मतलब मानव आकृति की बात कर दी जाए या शासक आकृति की बात कर दी जाए तब आपका उत्तर जो है वहाँ पे जहांगीर हो जाएगा। और अगर केवल आकृति युक्त सिक्कों की बात की जाए या मुद्राओं की बात की जाए तब वहाँ आपका उत्तर अकबर होगा। तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद अकबर द्वारा देखिए जो स्वर्ण सिक्के चलाए गए, जैसे मुहर बहुत बड़ा सिक्का होता था और सबसे प्रचलित स्वर्ण सिक्का मुहर ही था। फिर संसब, ये सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था। फिर इलाही, ये 3 प्रमुख स्वर्ण सिक्के थे। फिर अगला स्वर्ण देखिए अगला चांदी का चौकोर सिक्का होता था, जलाली, ये चांदी होती थी। उसके बाद दाम, अधेला, पावला, ये सब तांबे के सिक्के होते थे। दाम हम लोग काफ़ी प्रचलित भी रहा। फिर जहांगीर ने निसार नाम का सिक्का चलाया था, और जहांगीर ही वो शासक है जिसके मुद्राओं पे राशि चक्र का भी अंकन मिलता है। राशि चक्र के अलावा भी मैंने आपको बताया कि नहीं प्याला लिए हुए इसका खुद का अंकन है, और इसके साथ मुद्राओं पे नूरजहाँ का भी अंकन होता था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि पहली बार किस मुग़ल शासक के समय में किसी शासिका का या जो रानी थी उसका अंकन मुद्राओं पे होता था, तो वो जहांगीर के समय में नूरजहाँ का होता था। अब इसके और भी सिक्के हैं जैसे नूर अफ़गान और खैर काबुल। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये कोई मतलब अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो अब जहांगीर के सिक्के हैं उसमें नूर शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जहांगीर को पढ़ाते थे मैं कि इसकी जो उपाधि थी इसने आपको नूरुद्दीन कहा, यानी प्रकाश से जोड़ कर देखा, तो नूर का अर्थ प्रकाश होता है। तो जहाँ जहाँ जनरली आपको नूर मिल जाए उसके आगे जैसे नूर अफ़गान, नूर इलाही, ऐसे शब्द अगर आपको हैं तो आप याद रखिए कि वो मुद्राएं जो हैं वो जहांगीर की मुद्राएं। एक ट्रिक है, कुछ कंपलसरी नहीं है कि नहीं ऐसा हो ही, लेकिन ज़्यादातर केस में जहाँ आपको कुछ नहीं आ रहा हो, लग रहा हो किसका है और नहीं आ रहा है, तो फिर आप जहांगीर लगा सकते हैं। फिर शाहजहाँ ने एक सिक्का चलाया आना, ये जो है तांबे का सिक्का होता था। आज भी हम देखते हैं कि नहीं, पहले बहुत पहले मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो उस समय चलता तो नहीं था, लेकिन दादी उदी मतलब पिताजी के दादी के ज़माने में कुछ सिक्के मैंने देखे जो आना होता था, 1 आना 2 आना, तो उसी तरह का ये सिक्का आना होता था। अब इसके बाद देखिए कुछ व्यापार वाणिज्य की बातें देखते हैं जो प्रमुख चीज़ें हैं। तो एक शब्द मिलता है दोगाना। दोगाना मुग़ल काल में चुंगी घर को कहा जाता था, और एक यात्री था पिएत्रा देला वाले
इतालवी यात्री था, इसने सूरत में इस तरह के चुंगी घरों को देखा था और ये आपसे पूछा भी गया है, शायद मुझे लगता है यूजीसी के हिस्ट्री पेपर में पूछा गया है कि किस यात्री द्वारा सूरत में चुंगी घरों को मतलब दोगाना के रूप में व्याख्यायित किया गया है, तो वो पिएत्रा देला वाले है और ये चुंगी घर होते थे। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य के क्रम में एक विनिमय पत्र होता था जिसे हुंडी कहा जाता था। आज भी हम देखते हैं कई बार यूज होता है कि नहीं है हुंडी, तो वो हुंडी एक तरह से समझिए जैसे आज के ज़माने में चेक है, उस तरह से मुग़लों के समय में हुंडी होती थी। और इसका उल्लेख जो है सुजान राय भंडारी की एक रचना है खुलासत उत तवारीख। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुग़लकालीन रचना में हुंडी का प्रयोग मिलता है या किसके द्वारा, तो ये आप याद रखिए। और ये हुंडी दो प्रकार की होती थी, एक होती थी दर्शनी हुंडी और एक होती थी मुद्दती हुंडी। तो जो दर्शनी हुंडी होती थी जैसे वो तुरंत ले जाइए कैश हो जाती थी, और जो मुद्दती हुंडी होती थी इस पर कुछ कमीशन काट के जो है वो दिया जाता था। तो ये एक तरह से समझिए कि कितना सुरक्षित और व्यवस्थित व्यापार सिस्टम रहा होगा उन लोगों का, मुग़लों का, कि आपको खतरा नहीं कि अगर आप कहीं हुंडी लेके जा रहे हैं आपसे कोई छीन भी लिया तो कोई डर नहीं, क्योंकि हुंडी तो आपके नाम से जारी है, तो आपको ही उस पर कैश मिलेगा या आप ही उससे विनिमय कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता था। तो एक तरह से सोचिए व्यापार सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया था। फिर कुछ व्यापारी हैं उनको पूछा गया है, देखिए कोलिंग, जैसे दक्षिण भारत में ये अनाज के व्यापारी होते थे और घूम घूम कर, यानी एक तरह से समझिए जैसे हम बंजारों को देखते हैं उत्तर भारत में, वैसे दक्षिण भारत में जो व्यापारी अनाज के होते थे घूम कर अनाज का व्यापार करते थे उनको कोलिंग कहा जाता था। फिर बक्काल, ये भी देखिए अनाज के व्यापारी होते थे, ये भी घूम के व्यापार करते थे। और बंजारा, ये उत्तर भारत में चल व्यापारी होते थे, यानी ये कारवां के माध्यम से जो है अनाजों को इधर उधर, या आप कह सकते हैं अनाज हो गया, नमक हो गया, तंबाकू हो गया, ऐसी चीज़ों को ले जाके कोई हाट लगा के। और आज भी आप देखिए कि बहुत सारे शहरों में, जैसे दिल्ली में आप कभी जाएंगे तो आपको लगेगा शनि बाज़ार, शुक्र बाज़ार, रवि बाज़ार, ऐसे करके बहुत सारे मार्केट लगते हैं। तो बहुत सारे व्यापारी इस तरह के लोग वहाँ आते हैं, एक दिन मार्केट लगाएंगे और बेचेंगे, फिर अगले दिन जाके कहीं और बेचते हैं। तो आज भी वो कमोबेश सिस्टम चल रहा है। फिर उसके बाद एक छोटा सा फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आयात और निर्यात पर कर था उसे समाप्त कर दिया था जहांगीर ने, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एक क्वेश्चन मुझे दिखा जो थोड़ा अच्छा लगा, यूजीसी नेट में पूछा गया और कभी भी मुझे लगता है कि पूछा भी जा सकता है, स्तंभ जो मिलान करने के लिए आता है उसमें, कि कुछ टकसाल और उनके अधिकारी, ये अकबरकालीन टकसाल और उनके अधिकारियों को मैंने यहाँ लिखा है। तो देखिए दिल्ली में जो टकसाल थी उसका जो अधिकारी था अकबर के समय में वो अब्दुल समद था। फिर बंगाल टकसाल का अधिकारी टोडरमल था। जौनपुर टकसाल का अधिकारी ख्वाजा मंसूर था। लाहौर टकसाल का अधिकारी मुजफ्फ़र खां था। तो ये चार हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कभी भी बन सकता है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद देखिए कुछ नगरीकरण के बारे में हम लोग देखेंगे मुग़लों के समय। तो दो तीन स्टेटमेंट हैं जो प्रसिद्ध समकालीन इतिहासकार रहे मुग़ल काल में, उन्होंने भारत की यात्रा की और उस समय के अर्बनाइजेशन के बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए और ये पूछे भी गए एग्जाम में, तो वो आप ध्यान दे दीजिए। दिल्ली पेरिस से कम नहीं था और आगरा दिल्ली से बड़ा था। ये स्टेटमेंट देखिए बर्नियर का है। बर्नियर कहता है दिल्ली और आगरा की तुलना करके, ऐसा वो बोलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सीधे ये प्रश्न आ जाएगा और आपसे ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा कि किसका है, तो आप ध्यान रखिए बर्नियर का। फिर एक स्टेटमेंट है कि आगरा और फतेहपुर लंदन से भी बड़े थे, ऐसा जो है राल्फ फिंच कहता है। ये अकबर के काल में आया था राल्फ फिंच, और राल्फ फिंच ही वो यात्री है जो बताता है कि लाहौर दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। ये लाहौर के बारे में राल्फ फिंच का कथन है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए लाहौर के बारे में ही मानसराट का कथन है कि लाहौर यूरोप या एशिया के किसी भी नगर से कम नहीं था, और ये स्टेटमेंट जो है मानसराट ने दिया था। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी ज़रूरी था अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रशासन से, वो मैंने यहाँ पे आपको करा दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है इनके कला और स्थापत्य और चित्रकला, साहित्य, ये जो कुछ है उस पर चर्चा करेंगे। और आज की हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।